अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कुछ जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की। वहाँ क्या डिस्कस हुआ, केयर टेकर सेटअप के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने किन खदशात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस सब चीज़ों की क्या अहमियत है उस पूरी डिबेट के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान में जनरेट की जा रही है। यूं तो आई एम रिटर्निंग बैक टू दिस यूट्यूब चैनल आफ्टर ऑलमोस्ट 48 आवर्स, और बहुत से और भी इश्यूज हैं, और उन इश्यूज के ऊपर मैं अलग से मैं वीडियोस करूंगा, लेकिन इश्यूज को लिस्ट में जरूर कर दूं इस स्टेज पे बिफोर कमिंग टू द प्रिंसिपल फोकस इशू। देखिए, एक इशू तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो खराब से खराब तर होती चली जा रही है, इंटरनली भी और बॉर्डर्स के हवाले से भी। और जो फेंस लगाई गई थी अफगान पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के, उसके हवाले से अपेरेंटली अब समझा गया है कि वो फेंस जो है, जो 130 अरब रुपए, 532 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पे ये फेंस लगाई गई थी 2017 और 2020-21 के दरमियान में। और इसके तमाम फैसले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने किए थे। ये भी कहा जाता है कि इसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर इस पैसों का के सैंक्शंस का फॉलो नहीं किया गया था। वो एक फाइल लेकर आए प्राइम मिनिस्टर के पास, तो वहां से उन्होंने इतनी बड़ी खतरी रकम जो थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, उन्होंने उस वक्त सैंक्शन करवाई थी कि ये बहुत अर्जेंट इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन अब खुद शायद जीएचक्यू में ये महसूस किया जा रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो फेंस लगाई गई है, जिसको कहा जाता है कि 90% से ज्यादा कंप्लीट है, और इसके ऊपर 130 अरब रुपए की लागत आई है, ये डिसफंक्शनल है और इसको इंक्वायर करने की जरूरत है। तो ये भी एक सिचुएशन है। अब से कोई घंटा पहले आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान रावलपिंडी के अंदर जीएचक्यू में को कमांडर्स की एक मीटिंग हुई, एक इजलास हुआ, बड़ा अहम जो होता है रूटीन में। लेकिन उसमें जो ऐलानिया किया गया वो ये कहा गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग जो है उसे बहुत ही भरपूर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा जब तक कि दहशत गर्दों को तिबा और बर्बाद ना कर दिया जाए। अब गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते से ये खाकसार इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कह रहा है कि खतरा ये है कि यहाँ पर एक लार्ज वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाएगी। अब से 3-4 हफ्ते पहले वो सिचुएशन नहीं भी थी, लेकिन अब वो लग रहा है, जैसे कि आप स्टेटमेंट्स के जरिए देख रहे हैं, कि वो सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी है। ये एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे मैं बात करूंगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू वो है जहां इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हुए एक दिन पहले उन्होंने ये कहा कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो डॉलर का रेट है, जो मार्केट रेट है ओपन मार्केट में, और जो बैंकिंग रेट है उसके दरमियान जो इतना ज़्यादा फर्क है, तो डार सर ने वहां पर ये दुहाई दी। एक चीज़ तो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और हम आईएमएफ के पास जाएंगे, ये चीज़ शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं। लेकिन साथ ही डॉर साहब ने ये कहा कि तीन चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान से स्मगल आउट हो रही हैं, अफगानिस्तान जा रही हैं। एक डॉलर जा रहा है, फिर गंदम जा रही है, और फर्टिलाइजर जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। फिर एक डेवलपमेंट वो है जहां नेशनल असेंबली के स्पीकर जो बेलार दौड़ रहे थे, नहीं मिलना चाह रहे थे तहरीक इंसाफ से, वो अब तहरीक इंसाफ के लोगों से कल के दिन, थर्सडे के दिन मुलाकात करेंगे, जिसमें की लीडर्स की उनके साथ मुलाकात हो। उसमें क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर भी बात बनती है। और आजम सवाती साहब का केस, जो कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम और निज़ाम इंसाफ जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा यार्ड स्टिक के टेस्ट बन चुका है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन इनमें से किसी भी इशू के ऊपर इस वक्त मैं बात नहीं करने लगा। मेरा तमाम तर फोकस उस डेवलपमेंट पे है जिस हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चंद घंटे पहले जर्नलिस्ट से भी बात की, और जिसका ताल्लुक उस डिबेट से है जो गुज़िश्ता 48 घंटे में बहुत शिद्दत पकड़ चुकी है, 24 से 48 घंटे में। और वो है कि एक लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप जो है वो पाकिस्तान में लाया जा सकता है। सबसे पहले देख लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब की जो की पॉइंट्स हैं, एक उन्होंने कहा कि मुझे मुस्तकबिल करीब के अंदर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ ऑल दोज कमेंटेटर्स जो आपको पता है कि गुज़िश्ता 48 या 72 घंटों में ये दावे करते रहे कि फैसले हो गए हैं, बहुत जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे, एक इंटरिम सेटअप जो है वो आ जाएगा, कहीं अप्रैल के आखिर तक इलेक्शन हो सकते हैं, और ये कि बहुत जल्दी एक इंटरिम सेटअप आएगा, और 15 या 20 अप्रैल रमजान खत्म होने के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ये बहुत लोग ये कहते रहे। मैंने पहले भी एक वीलॉग में इसका तस्करा किया था। मैंने कहा था कि मुझे इस चीज़ की सदाकत के ऊपर, इस एनालिसिस की एक्यूरेसी के ऊपर, ये जो भी जराए ये कह रहे हैं, मुझे इस पे खासा शक है और मुझे चीज़ ठीक नहीं लग रही। अब इमरान खान साहब का कहना है कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इज कंप्लीटली डिमोलिशेस ऑल दैट आर्गुमेंट। तो वो आर्गुमेंट था क्या, उसके ऊपर अब हम आ जाते हैं। देखिए, ये जो रूमर्स हैं
कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप हो जो मईशत को ठीक करे। बड़े कैपेबल किस्म के टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनको बिठाया जाए और वो बैठ के फैसले करें, और मुश्किल फैसले करें, वो मुश्किल फैसले जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और सियासी हुकूमतें नहीं कर सकती। ये कोई नया आर्गुमेंट नहीं है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है मार्च और अप्रैल में, और जब से इमरान खान की हुकूमत गिरी है 9 अप्रैल को, उसके बाद से इस चीज़ की सदा मसलसल सुनने में आती रही है कि किस तरह से जो है लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप जो है हो सकता है। आती थी फिर दम खत्म हो जाती थी, आती थी खत्म हो जाती थी। और जब भी ऐसा लगता था कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो डर रही है, घबरा रही है, मुश्किल फैसले नहीं कर रही है वगैरह वगैरह, तो ये बात जोर पकड़ लेती थी और ये बात सुलगती रही है। और ये कई महीनों से सुलगती रही है। मैं पाकिस्तान में भी था अक्टूबर में, तो ये बात जो है इसकी बड़ी शिद्दत से लोगों के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ इसकी डिस्कशन होती थी कि ये बेसिकली प्लान है कि एक लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप हो जिसमें डॉक्टर हफीज शेख का भी नाम है, रजा बाकर साहब का भी नाम। तो एक तो ये, लेकिन पिछले चंद दिनों में कोई आप कह सकते हैं कि 24 घंटे पहले इस डिबेट ने बहुत ज्यादा शिद्दत उस वक्त इख्तियार कर ली जब पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज अकाउंटेंट और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फॉर्मर चेयरमैन शब्बर जैदी साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने लगाया था बोर्ड ऑफ चेयरमैन का हेड, बहुत मुमताज शख्सियत हैं पाकिस्तान के कारोबारी हलकों में, उन्होंने ARY न्यूज के एक प्रोग्राम में ये दावा किया कि इंटरिम सेटअप यानी केयर टेकर सेटअप, लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप जो 6 महीने से 2.5 बरस तक चल सकता है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं। मामला जो है वो ऑलमोस्ट तय पा चुके हैं और बहुत जल्दी सिचुएशन जो है वो इस केयर टेकर सेटअप की तरफ जो है वो चली जाएगी। और उनका उनका इस हवाले से कहना था कि इस वक्त इशू सिर्फ ये है कि इसकी कुछ मसाइल का तय होना है। एक मसला ये है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 6 माह होगी, 9 माह होगी, 1 साल होगी, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल तक की बात की जा रही है। दूसरा मसला यकीनी तौर पे शायद उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो मसला जो है वो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आईनी है, बिकॉज आइन में भी इसकी गुंजाइश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट दोनों इसकी तशरीह कर चुके हैं कि पाकिस्तान में किसी भी लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप की, जिस तरह के केयर टेकर सेटअप की इस वक्त बात की जा रही है, इसकी गुंजाइश नहीं। बहरहाल इसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई। वो डिबेट इस वक्त आपको पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स के जो प्रोग्राम्स हैं 7 बजे के, 8 बजे के, 10 बजे के, उनके अंदर आपको नजर आएगी। सोशल मीडिया में भी आपको ये डिबेट जो है होते वो बहुत ज्यादा नजर आएगी। अब इसमें ये भी खबर है कि हफीज शेख साहब जो हैं वो कुछ दिनों से पाकिस्तान आए हुए हैं और इस हवाले से बहुत मुलाकातें कर रहे हैं, इसका केस बिल्डअप कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि रजा बाकर साहब जो फेलोशिप पे जो पहले स्टेट बैंक के गवर्नर थे, जिनको इमरान खान साहब ने गवर्नर बनाया था, इमरान खान साहब ने क्या बनाया था ये अंडरस्टैंडेबल है कि उनको इमरान खान साहब से ये फैसला करवाया गया था रजा बाकर साहब को लाने का, जब जब असद उमर साहब को एज फाइनेंस मिनिस्टर हटाया गया। लेकिन द फैक्ट है इसके बाद में इमरान खान साहब और रजा बाकर के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो डेवलप कर गए, और इमरान खान स्टार्टेड लाइकिंग रजा बाकर। रजा बाकर ने खुद भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए। लोग कहते थे कि शायद वो अपने आप को एक फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से भी देखते हैं। ताहम जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो रजा बाकर जो हैं कुछ देर पाकिस्तान में थे, उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक फेलोशिप उन्होंने ले ली। अब कहा जा रहा है कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान वापस आए हैं। ये भी मुमकिन है कि चूंकि दिसंबर में लोग मुख्तलिफ फैमिली से मुलाकातें करने के लिए और यहाँ पर शादी ब्याह हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। लाहौर कराची में बड़ी इंपॉर्टेंट लोगों की शादियाँ होती हैं जो एक तरह की PR एक्सरसाइज होती है, तो उसमें भी शिरकत करने के लिए लोग वापस आए हुए होते हैं। और यह मुमकिन है कि रजा बाकर साहब के वापस आने का ताल्लुक इस लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप के साथ ना हो। बहरहाल रिपोर्टेडली, ये मुझे 100% भी नहीं पता, बिकॉज मैंने सिर्फ फोन पे किसी से बात करते मुझे पता चला कि दोनों हजरात इस वक्त पाकिस्तान में और भी लोग अंडर कंसिडरेशन हैं इस हवाले से। मैं आपके साथ एक दो इस पे स्क्रीन शेयर कर दूं इसी हवाले से, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। लेट मी ब्रिंग इट टू यू वेरी क्विकली। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देख सकते हैं सलमान मसूद साहब का ये ट्वीट है। सलमान मसूद साहब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद बेस्ड अमेरिका का जो सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके एक परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। कई बरस से न्यूयॉर्क टाइम्स से वाबस्ता हैं। उनकी बाई लाइन से स्टोरी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने ये ट्वीट किया जो इतना तो उस वक्त तक रीट्वीट नहीं हुआ, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है। अगेन विस्पर्स एंड स्पेकुलेशंस इन इस्लामाबाद अबाउट एन एक्सटेंडेड टेक्नोक्रेटिक केयर टेकर सेटअप नेक्स्ट ईयर that can take unpopular economic decisions and lower the political temperature. The usual set of aspirants for such a setup active to sell this to the powerful quarters. The usual set of aspirants. अच्छा, अब मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिकॉज इसके नीचे भी एक डिबेट चल रही है और वो एक इंटरेस्टिंग डिबेट है और आप भी उस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट कीजिए बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्टिंग डिबेट। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो रिएक्शन और रद्द अमल है
आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर 2.5 ईयर्स इज अ जोक, जिसमें फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि दिस इज ये मजाक है और इसकी कोई सेंस नहीं है, और ऐसी जो केयर टेकर सेटअप है टेक्नोक्रेट्स की, वो पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं निकाल सकती। और एक चीज़ बहुत उन्होंने इंटरेस्टिंग की फवाद चौधरी ने इसमें, उन्होंने कहा कि असल में मसला जो है वो खाली मसला जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है, सियासी यहाँ पर चूंकि एक वैक्यूम है, यहाँ पे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही पाकिस्तान के अंदर, इसलिए एक केयरटेकर सेटअप इस किस्म का जो नॉन पॉलिटिकल हो वो कुछ भी हल नहीं कर सकेगा। और बाकी वही उन्होंने चीजें दोहराई जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जो एक तो उन्होंने कहा कि वी फुली कंडेम द आइडिया ऑफ अ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी विल फुली कंडेम गोइंग आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, a system beyond the constitution is not acceptable to us. Political parties should also focus on this. The PTL is certain. ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फवाद चौधरी साहब ने मोर और लेस वही कहा जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश नहीं है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सिंध हाई कोर्ट इसकी तशरीह जो है बड़ी तफसील से कर चुके हुए हैं। और मैंने जो 1 या 2 दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब जुडिशरी में से मैंने जब तालियां वालियां बजाई थी तो उसका एक रिएक्शन रद्दमल हुआ था, उसको मायूब समझा गया। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो शख्सियत है पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में, उन्होंने मुझसे बात भी की, और जो बातें करते करते मैंने उनसे ये पूछा कि भाई इलेक्शंस होंगे, क्या होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि इलेक्शन हर सूरत इस साल होंगे, इसलिए कि सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी मूड नहीं है कि वो किसी को भी यहाँ पर इजाजत दें, कोई उसको आईनी जवाज बनाने दें कि एक लॉन्ग टर्म केयरटेकर सेटअप जो है वो लाया जा सकता है। अब दूसरी तरफ से आप सुनते हैं कि अभी जो जैसे शब्बर जैदी साहब ने कहा एयरवाई न्यूज के अंदर कि इसकी तमाम गुफ्तो शनीद हो चुकी है, डिस्कशंस हो चुकी हैं, लेकिन इसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं, कुछ नॉट्स हैं जिनको टाई करना है। उनमें सबसे बड़ा जो नॉट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है मेरे ख्याल में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जाहिर है बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशन करने की कोशिश की जा रही होगी चीफ जस्टिस ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब के और उनके जो फेलो कोलीग्स और जजेस हैं, ब्रदर जस्टिस हैं, कि उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि हमें एक लॉन्ग टर्म कई महीने या साल चलने वाली एक केयरटेकर सेटअप लाएं जो मुश्किल फैसले कर सके वगैरह। बार मुश्किल फैसलों पे मैं फिर आता हूँ या उसके अलावा सेक्रेट वीलॉग करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान उस हवाले से कन्विंस नहीं है। बहुत महीने पहले आप कह लें कि कहीं अगस्त के महीने में पंजाब के जो इलेक्शन हुए थे 17 जुलाई के, जिसके बाद तहरीक इंसाफ पंजाब में उसने हुकूमत अपनी बना ली थी और परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे PMLQ PTI की, उस वक्त भी एक इम्पोर्टेंट शख्सियत ने जब मुझे इस हवाले से ब्रीफ किया था, हु शैल रिमेन अननेम्ड, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि एक इंटरम सेटअप लाना चाहिए, ये हम लाना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी बात नहीं मानती। और उस वक्त उनका इल्ज़ाम यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ बहुत सिंपैथेटिक है। तो मैंने उनसे ये आर्ग्यू किया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो 7 अप्रैल और 9 अप्रैल के डिसीजंस करके इमरान खान की हुकूमत का कुंडा कर दिया, तो आप किस बेसिस पे ये कहते हैं कि ये इमरान खान के साथ सिंपैथेटिक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिक ओपिनियन देखी है सड़कों पे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कम अज कम सीनियर मोस्ट लोग हैं वो इमरान खान को ज्यादा सीरियसली लेने लग गए हैं, इंप्रेस हो गए हैं, उनको लगता है कि इमरान खान जो है वो वापस आ जाएंगे। आई डोंट बाय दैट आर्गुमेंट, एक्चुअली ये वजह है ही नहीं। जो रुकावट है, रुकावट ये है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर केयर टेकर सेटअप की कोई गुंजाइश है नहीं, और इस हवाले से पाकिस्तान के माजी में गुज़श्ता 20-25-30 बरस के अंदर बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है। और जो इसमें मेरे ख्याल जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस है पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब का भी एक बड़ा जिसको लैंडमार्क डिसीजन कहा जाता है, और सिंध हाई कोर्ट का भी डिसीजन है जिसके हवाले से मैं फिर डिबेट करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर उसका एक स्टैंड है कि ये जो केयर टेकर सेटअप्स हैं ये कोई मसाइल का हल नहीं है, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल वैक्यूम बन जाएगा जो एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो बहरहाल ये तो एक मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। अब आ जाते हैं कि मैं थोड़ा सा इसकी मजीद थोड़ा मैंने पॉइंट्स लिख के रखे में। देखिए ये जो आइडिया है ना, इस वक्त लोग चले, अभी तो चले शब्बर जैदी साहब से इसकी बात हो रही है, ये पिछले 8-9 महीने से इसकी बात हो रही है, लेकिन ये जो आइडिया है कि एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप हो जो इंटरम हो या केयर टेकर हो, ये नॉन पॉलिटिकल हो, और जो बड़े मुश्किल जुर्रतमंदाना अच्छे प्रोफेशनल फैसले कर सके, उसके अंदर अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से टेक्नोक्रेट्स को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को, प्राइवेट सेक्टर के बैंकर्स को आप उसके अंदर ले आएं, और वो एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप हो, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अच्छे फैसले नहीं कर सकते,
और जो है कि हम अच्छे फैसले कर सकते हैं, ये आइडिया दर हकीकत बड़ा पुराना आइडिया है। ये आइडिया वही आइडिया है जब खुद पॉलिटिशियंस ने 1950-51 से लेकर 1958 तक या 54-55 तक, जब तक पॉलिटिशियंस के हाथ में कुछ ताकत थी पाकिस्तान में, तो वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से रूल करते थे और इलेक्शन नहीं करवाते थे, और उनको लगता था कि लोगों के पास जाएंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। फिर 1958 में जो इंटरवेंशन है अयूब खान की, उसकी बेसिस क्या थी? उसकी बेसिस यही थी कि ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमतें हैं 1947-48 से जो 1958 तक चल रही थी, ये फैसले सही नहीं कर रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से। सो 1958 से 1969 तक 11 बरस जो अयूब खान की हुकूमत रही, जिसका बहुत ढंडोरा पीटा जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जिसका ट्रिकल डाउन फॉर्मूला था वर्ल्ड बैंक का कि आप ऊपर एक बहुत मनीड और रिच क्लास क्रिएट करेंगे, जो क्रिएट की गई पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की शक्ल में और टेक्सटाइल कारखानादार की शक्ल में, जब पाकिस्तान की जिसको 22 फैमिलीज कहते थे, तो मकसद ये था कि ये ऊपर आप वेल्थ क्रिएशन करेंगे और फिर टैक्सेशन के जरिए और ये स्पेंडिंग करेंगे, और यूं वेल्थ जो है वो नीचे की तरफ आएगी। वो ट्रिकल डाउन कभी हो नहीं सका पाकिस्तान में। बहरहाल 1969 के अंदर जब अयूब खान की हुकूमत को जेड भुट्टो का और पीपल्स पार्टी की शक्ल में, और दूसरी तरफ से भाषानी सब की शर्फ में, और फिर मुजीबुर रहमान की शक्ल में उनको एक बड़ी सख्त सड़कों पे रेजिस्टेंस और कैंपेन का सामना करना पड़ा, जिसमें कहा जाता है कि 100 के करीब लोग जो हैं वो उस वक्त हलाक हुए। तो उस वक्त जब याहिया खान को इक़्तिदार सौंपा, याहिया खान ने कहा कि मेरे हवाले कर दें इक़्तिदार, तो उस वक्त भी थिंकिंग क्या थी? उस वक्त थिंकिंग ये थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन हल नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम दोबारा एक इंटरिम केयरटेकर सेटअप एस्टेब्लिश करते हैं मार्शल लॉ की शक्ल में, और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालते हैं, जो 1969 से 1970-71 तक चला। और उसके नतीजे में वो जो हल निकालने बैठे थे, उसके नतीजे में पाकिस्तान दुलख्त हो गया। अगर ईस्ट पाकिस्तान को अलग होना भी था थ्रू अ ग्रेजुअल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, वो बहुत बेहतर होता। लेकिन जिस ट्रेजिक तरीके से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हुई, ये इसी इंटरम सेटअप्स की जो थिंकिंग है कि पॉलिटिकल वैक्यूम के अंदर हमको फैसले करने हैं, जुर्रतमंदाना, दलेराना, बड़े जबरदस्त, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े प्रोफेशनल, की उसका नतीजा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 1977 में जब पीएनए ने, जिसको असगर खान जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुफ्ती महमूद साहब थे, उसमें जो मूवमेंट चलाई, और जब जुल्फिकार अली भुट्टो को मार्शल लॉ ने हटा दिया, तो पीएनए की जो 9 लीडर थे और 9 पार्टीज थी, खास करके सारे ही थे, जमात इस्लामी भी थी उसमें, असगर खान साहब, उन सबको उम्मीद क्या थी? उनको उम्मीद ये थी कि जनरल जियाउल हक जो हैं ये एक इलेक्शन करवाएंगे 90 दिन के अंदर, जो उन्होंने कहा भी कि 90 दिन में इलेक्शन करवाऊंगा। वो 90 दिन फिर बाद में 90 सालों की शक्ल उन्होंने इख्तियार कर ली, लेकिन इलेक्शन करवाएंगे। और चूंकि हमने कैंपेन रखी है, हमने जुल्फिकार अली भुट्टो को कमजोर करके हटाया है, तो फिर इलेक्शन के नतीजे में हम ताकत में आ जाएंगे। तो उस वक्त भी जो लॉलीपॉप था वो ये था कि पहले पाकिस्तान के मसाइल इस किस्म के हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऐसे हो चुके हैं कि इनको पहले ठीक करना है, 90 दिन, उसके बाद 9 महीने, सो ऑल। और वो करते करते 11 बरस जो है जनरल जियाउल हक बैठे, और वो इंटरम सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का माशरा तबाह हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर, क्लैशनकोव कल्चर आया, अफगानिस्तान की एक बहुत खौफनाक जंग में हम शामिल हो गए, जिसको उस वक्त जहाद कह के बेचा गया। अब कोई भी आदमी जिसका IQ मेरा ख्याल 50 से ज्यादा होगा, वो ये समझ सकता है कि जो चीज हुई अफगानिस्तान के अंदर, जो जंग हुई 1979 से 1988 तक, वो कोई जिहाद नाम की चीज नहीं थी, दूर दूर से वो जिहाद नहीं था। वो दर हकीकत दो सुपर पावर्स के दरमियान डोमिनेशन की, कंट्रोल की और कंपेटिटिवनेस की एक जंग थी, जिसमें अमेरिका ने सोवियत यूनियन से, वियतनाम की जंग में जो सोवियत यूनियन की इन्वॉल्वमेंट थी, उसका उसका बदला लिया और सोवियत पावर को स्मैश किया, उसको उसको रोल बैक किया, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली सोवियत यूनियन और सेंट्रल एशिया से उसकी ग्रिप जो है वो वीक हुई बाकी सब जगहों से। तो उस वक्त भी ये इंटरम सेटअप की बात की गई। अच्छा, फिर उसके बाद जब 90s में हुकूमतें तब्दील करते रहे प्रेसिडेंट इसाक और उसके बाद फारूक लगारी साहब, तो हर दफा ये होता था कि एक बड़ा कैपेबल किस्म का टेक्नोक्रेट, जिसमें डॉक्टर मोइन कुरैशी साहब को लाया गया और लोगों को लाया गया, तो एक इंटरम सेटअप होगा जो बड़े जबरदस्त फैसले करेगा और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेगा। तो कोई हल नहीं निकला पाकिस्तान के मसाइल का, बढ़ते चले गए। उसके बाद जो इंटरवेंशन, जो मिलिट्री इंटरवेंशन और टेक ओवर किया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जो 8 बरस तक बैठे रहे, 1999 से लेकर 2007 के आखिर तक बैठे रहे, तो जाहिर है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप था प्रिंसिपली तौर पे। और उस नॉन पॉलिटिकल सेटअप ने भी कितने पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल का हल निकाल लिया, वो सब आपके सामने। सो मेरा मकसद ये था ये सारा आपके सामने क्विक एक रिव्यू लाने का,
कि ये कहानी जो अभी दी जा रही है इंटरम सेटअप की, केयर टेकर सेटअप की, इसका जो जरासीम है, इसके जो सीड्स हैं, इसका जो जीनोटाइप है, इसकी जो जेनेटिक्स है, ये जो थॉट है, ये बहुत पुरानी। वो पता नहीं आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक ही चीज को बार बार करते रहे, मैडनेस की डेफिनेशन ये है कि आप एक ही चीज को बार बार करते हैं इन दी होप कि जब मैं अगली दफा ये चीज कर लूंगा तो इसके रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये एक एनालिसिस जो है ये बहुत जरूरी है, इसको बल्कि शेयर करें, इसको डिस्कस करें, आके जहां आपको मुमकिन हो इसके नीचे डिस्कस करें, इस वीडियो के नीचे डिस्कस करें, इसको ट्विटर पे डिस्कस करें, इसको सोशल मीडिया पे डिस्कस करें कि क्या इसकी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो है इस सारी चीज की क्या है। अब इस वक्त रियल इशू क्या है, ये क्यों इस वक्त ये शोशा छोड़ा जा रहा है? ये इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा, yes, of course, there are many intelligent and well-meaning people within the system, within the establishment, within the GHQ, maybe within the media, within the corporate world, जो ये समझते हैं कि आपने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं उनको खत्म करना है, जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको बेचना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है और मुश्किल फैसले करने हैं इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड के हवाले से, डिस्कोस के हवाले से, एनर्जी के सेक्टर के हवाले से। तो उसमें आपको एक केयर टेकर सेटअप ऐसे फैसले कर सकता है। ऐसे लोग हैं जो बहुत सिंसियरली ये समझते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक्चुअल डिजाइन हरगिज ये नहीं है। एक्चुअल डिजाइन तो कुछ इस तरह का है कि इमरान खान को बाहर रखना है और नवाज शरीफ को और पीएमएलएन को एक सेफ एग्जिट देना है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पीएमएलएन जो है अपना वजन इस केयर टेकर सेटअप के आइडिया के पीछे फेंक सकती है। अभी वो जरा मारे शर्म के, वो नहीं चाहते कि वो खुल के इसमें सामने आए। पीपल्स पार्टी इसको थोड़ा सा रेजिस्ट करती नजर आ रही है। अगर आप बिलावल जरदारी की स्टेटमेंट्स देखें गुज़श्ता 48 घंटों में, जहां उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जो है अगर दोबारा इलेक्शन अपने वक्त में हुए तो सारे ही इदारों से इमरान खान फारिग हो जाएगा। इशारा उनका, आई डोंट नो, उनका इशारा गलबन ये है कि पहले इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में इमरान खान को कंट्रोल था। उन्होंने कहा कि एक और इदारे में शायद उनके हमदर्द हैं, अगर इलेक्शन वक्त पे हुए यानी कि इलेक्शन अक्टूबर में हुए तो दूसरा इदारा जो है, शायद उनका इशारा मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई की तरफ है, तो वहां से भी इमरान खान के हमदर्द जो है फारिग हो जाएंगे। लेकिन दैट्स नॉट द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज कि बिलावल जरदारी भुट्टो और पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं वो अभी बड़ी शिद्दत से गुज़श्ता 48 घंटे में हुकूमत की टर्म खत्म होने और इलेक्शन कहीं अक्टूबर में होने पे जोर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल और उनकी पार्टी जो है वो इस केयरटेकर सेटअप पे उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं है जिस तरह से पीएमएलएन होगी। ये मेरा एनालिसिस है। और आप इस वक्त पीएमएलएन नहीं बोल रही, क्योंकि अगर ये केयरटेकर सेटअप आके बैठ जाता है साल डेढ़ साल के लिए तो उसका प्रिंसिपल फायदा जो है वो पीएमएलएन को होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसकी उसकी वजह क्या है। अब रियल इशू पे इसको मजीद एक्सप्लेन करते हुए, बहुत से सोशल मीडिया पे हमारे अच्छे दोस्त व्लॉगर्स जो हैं वो मसलसल कई दिनों से, 3-4 दिनों से ये एनालिसिस कर रहे हैं। वो लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं कि जी ये हुकूमत जो है, साबित हो गया है कि हुकूमत जो है ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, इनको बाहर करो, मुल्क बचाओ, इनको बाहर निकालो इस वक्त। और वो इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी ये है कि पीडीएम की हुकूमत को निकाला जाए। और जो पावर्स दैट बी हैं उन्होंने बड़ी सिंसेरिटी से, सच्चे दिल से, सदाकत से वो इस फैसले पे पहुंचे हैं कि पीडीएम की हुकूमत को बाहर निकालना चाहिए। और उसके साथ ही फिर वो बात करते हैं कि एक इंटरिम केयरटेकर सेटअप होना चाहिए। कोई कहता है 6 महीने का, कोई कहता है 4 महीने का। इस तरह की बातचीत जो है ये लोग करते हैं। और उनकी अगर आप बातें सुने तो ऐसा लगता है कि वो बिलीव करते हैं कि जो पावर सेंटर्स हैं उन्होंने बहुत ही सच्ची नीयत से, बहुत सिंसियरिटी से इसका फैसला किया और ये हुकूमत फेल होगी। अब ये जो हुकूमत है पीडीएम के सेटअप की, इसके फेल होने की तो एविडेंस बहुत सी है। इसके लिए कोई ये केयरटेकर सेटअप वाली ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है इसके बगैर भी अगर आप इसको देखें कि कुछ पॉइंट्स मेरे सामने, इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर जो है, एक्सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत बड़ी परसेंटेज जो है टेक्सटाइल सेक्टर की बंद है। निशात चूनिया जो बहुत ही जमा स्टेबल पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर का एक प्लेयर है, उसने भी ऐलान किया है कि वो अपने कितने परसेंटेज जो लूम्स या फैक्ट्रीज बंद कर देगा। और कई लाख लोग, अगर मिलियन से ज्यादा नहीं तो कई लाख टेक्सटाइल का वर्कर जो है वो इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। यही सूरत हाल ऑटो सेक्टर के अंदर भी है, जहां आपके 3 या 4 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, टोयोटा है, सुजुकी है, होंडा है, हायोंडाई है। वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा स्लम्प नजर आ रहा है, चीज बिक नहीं रही उनकी। अच्छा, डॉलर की जो सिचुएशन है, जो इसाक डार साहब के आने से था कि डॉलर 220 से नीचे आएगा, 200 से नीचे आ जाएगा, वो इस वक्त 255-260 के दरमियान है। वो सूरत हाल भी आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद डार साहब खुद एडमिट कर रहे हैं अपनी अपनी प्रेस टॉक के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही है। वीट कह रहे हैं हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी उसकी स्मगलिंग हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर जो है उसकी भी स्मगलिंग हो रही है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, अच्छा, अब जाहिर है कि ये कितना बड़ा गंभीर चैलेंज इसलिए है कि मैं सुन रहा था जो करेंसी एक्सचेंज के ट्रेडर्स हैं, वो मैं टेलीविजन चैनल पर उनको सुन रहा था, बोस्तान साहब को, वो ये कह रहे थे कि ये कितनी ताज्जुब और मजे की बात है कि इसहाक डार साहब जो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं,
वो अगर चले, डॉलर तो छोटे होते हैं साइज में, $1 इतना, यानी $10,000 का गट्ठी इतनी सी बनती है, और $1 ज़ाहिर है छोटी है साइज में, फिजिकल साइज में कमोडिटी छोटी है, उसकी स्मगलिंग तो चलें एक्सप्लेन कर लें हो रही है। लेकिन अगर फर्टिलाइजर की स्मगलिंग हो रही है, अगर वीट की स्मगलिंग हो रही है, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का किस किस्म का होल्ड है? और ये सारी स्मगलिंग कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ हो रही है, तो फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तो 2 लाख से ज्यादा सपा पड़ी हुई है, वहां हमारे पास कस्टम भी है, वहां हमारे पास बहुत से और डिपार्टमेंट ही है, फेडरल गवर्नमेंट का सारा कंट्रोल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दैट्स अ साइन ऑफ अ क्लियर फेलियर, ये भी हो गया। उसके बाद आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है, किस तरह से पाकिस्तान के अफसर, जवान, पुलिस, आर्मी के शहीद हो रहे हैं। कैप्टन फहद की मैयत की सूरत हाल, जहां पर उनकी मैयत को सहारा दिया पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने, और इसकी बड़ी आइकॉनिक वैल्यू है। मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको ये कह के छोड़ दिया था कि इसकी आइकॉनिक वैल्यू है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसकी आइकॉनिक वैल्यू ये है, क्यों आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आपको खुद नजर आए एक लेफ्ट राइट से मैयत को सहारा देते हुए। कितनी दफा आपने पहले इस तरह से होते देखा है? उसकी वजह है वो इंटरनल प्रेशर है जो इस वक्त फोर्सेस के अंदर है, अबाउट द होल रिजीम, अबाउट द होल सेटअप, कि ये क्या हो रहा है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान जो डायरेक्शन ले रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान के इदारों के अंदर जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जैसे कैप्टन हैं, मेजर्स हैं, कर्नल्स हैं, उनके अंदर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो इस्तराब है, जो उनके अंदर एक परेशानी है, जो एक अनसर्टेनिटी है, वो उसको ये जो इमेज है आर्मी चीफ का और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कैप्टन फहद की मैयत को उनके कंधा देते हुए, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी। और फॉरेक्स रिजर्व की सूरत हाल आपके सामने है, और अभी सागदार साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ के पास जाना होगा। तो जाहिर है जो फेलियर और नाकामी है पीडीएम की गवर्नमेंट का, वो तो दैट इज रिटन लार्ज एवरीवेयर। तो ये क्या पीडीएम की फेलियर के लिए केयरटेकर सेटअप की जस्टिफिकेशन कहना कि केयरटेकर सेटअप इसलिए अब जस्टिफाई हो गया कि ये हुकूमत जो है बहुत बुरी तरह से फेल होगी? आई थिंक आइदर हमारे व्लॉगर्स जो हैं दे आर फेलिंग इन देयर एनालिसिस, या उनको कोई जराए बेवकूफ बना रहे हैं, या वो गलत समझ रहे हैं चीज को। एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन ये है कि इस स्टेज के ऊपर अगर नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, अगर एक नॉर्मल इंटरम सेटअप आता है 90 डेज का, और अगले 100 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, अप्रैल के आखिर में, मई के अंदर, तो उस इलेक्शंस में नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन पंजाब के अंदर तकरीबन तकरीबन वॉश आउट हो जाएगी। अभी अगर पंजाब के अंदर उनकी 65 सीट्स थी, तो शायद उनके पास 20-25 सीटों से ज्यादा उनकी सूरत हाल नहीं होगी, ना ही वहां से वो ये नेशनल असेंबली की, मैं उनकी सीट्स की बात कर रहा हूँ जो उनकी, तो उनको उनको कोई सीट्स मिल नहीं सकेंगी पंजाब के अंदर से, और उनको जो सेटबैक होगा उससे रिकवर करते हुए उनको बड़ी देर लगेगी, उनको बड़ी तंजीम साजी चाहिए होगी। पीपल्स पार्टी की भी सूरत हाल असल में ये है कि एक भरम रखा हुआ है पीपल्स पार्टी ने, वो भरम अभी चल रहा है। लेकिन मेरे सोर्सेस सिंध के अंदर से ये कहते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट उनको 2018 के इंतखाबात में सपोर्ट ना करती, तो पीपल्स पार्टी ने जहां 35-34 सीटें ली थी, वहां 20 से ज्यादा सीटें वो नहीं ले सकते थे। और ये कहना है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के ऑफिसर्स का सिंध से, और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है। तो अभी भी भरम तो है जरदारी साहब का, लेकिन अगर वहां पर भी जेन्युइन फेयर इलेक्शन हो और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को बेल आउट ना करे सिंध में, तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी को सीरियस रिवर्सल्स मिल सकते हैं। सो ये जो लॉन्ग टर्म केयर टेकर सेटअप का मतलब है कि जब आप एक साल के लिए एक ए पॉलिटिकल सेटअप बिठा देंगे, सारी जिम्मेदारी और इल्जाम उसके ऊपर आने लग जाएगा, तो फिर उसके बाद अगर इलेक्शन होंगे एक साल सवा साल के बाद, तो पीएमएलएन को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिलेगी उन इलेक्शंस में। बिकॉज सारे वो कहेंगे कि ये तो सारे फैसले हुए, हम तो फैसले करने के लिए आए थे, मुश्किल। तो ये जो ड्रामा ढकोसला है केयर टेकर सेटअप का, इसकी असल वजह मैं आपको जो बता रहा हूं, इसको गौर से समझें। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये डिबेट आगे बढ़ेगी, तो पीएमएलएन अपना वजन इस केयर टेकर सेटअप के आइडिया के अंदर डाल देगी, बिकॉज वो इस सूरत हाल में है नहीं कि पंजाब में लोगों के सामने जाएं और अपनी परफॉर्मेंस की बात कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अलावा मैं एक और पॉइंट इसका वाजे कर दूं, फिर इसकी मैं बात खत्म करता हूं। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है, वो ये है कि जब ये कहा जाता है कि एक ए पॉलिटिकल सेटअप होगा टेक्नोक्रेट्स का, डॉक्टर हफीज शेख हों या रजा बाकर हों या कोई और हों या अच्छे इकोनॉमिस्ट हों, वो जो ए पॉलिटिकल सेटअप है, वो वो किसी वैक्यूम में ऑपरेट करेगा। जब उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है ग्राउंड पे लोगों की, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो खालिस्तान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट पे वो होगा। तो फेस होगा टेक्नोक्रेट्स का, पीछे होगी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये इतना अनवाइज है, और मैंने कई दफा ये कहा है, 10 दफा मैं कह चुका हूं, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की साख को, क्रेडिबिलिटी को,
इज्जत को बड़ा धचका लगा है एज अ रिजल्ट ऑफ द रजीम चेंज ऑपरेशन। और पिछले 9 महीनों में जो कुछ भी हुआ उसमें, जिस तरह से एक्स आर्मी चीफ जो हैं वो कंट्रोवर्शियल बने हैं, उनके बारे में जिस तरह की बातें हुई हैं और ऑफिसर्स के बारे में जिस तरह की बातें हुई हैं, तो वजन उठाना पड़ा है उन गलत फैसलों का पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, जो एक इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा, ये सेट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है। अगर एक इंटरम सेटअप आएगा तो उसको भी सपोर्ट पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की होगी। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मजीद ब्लेम लेगी, मजीद प्रेशर लेगी इन तमाम चीजों का, और ये एक तरह का अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ होगा। तो इसलिए आई कैन कंक्लूड कि ये पूरा जो आर्गुमेंट है पाकिस्तान में एक लॉन्ग टर्म केयरटेकर सेटअप का, ये एक पिटा हुआ आर्गुमेंट है, ये कोई नया आर्गुमेंट नहीं है। ये इससे पहले दर्जनों दफा ट्राई किया गया है, ये ख्वाहिश बहुत ज्यादा है और कभी भी ये चीज डिलीवर नहीं कर सकी। जनरल जियाउल हक ने 11 बरस हुकूमत की, इतनी उनमें मॉरल करेज नहीं थी कि डैम्स बनाते वो डरते थे अंदरूनी सिंध की सूरत हाल से, वो अंडरटेक नहीं कर सके इसको, जो भाषा सॉरी जो कालाबाग डैम के पूरे प्रोजेक्ट को उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। जनरल मुशर्रफ जो थे वो स्याह सफेद के मालिक थे 8 बरस तक। कालाबाग डैम का उन्होंने थोड़ी देर बाद की, जब उन्होंने रेजिस्टेंस देखी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से और कराची से, ढड़ाम करके नीचे बैठ गए। तो ये जो पूरा आइडिया है कि केयर टेकर सेटअप में कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर गॉडली डिवाइन पावर्स आ जाती हैं, दिस इज पैथेटिक आर्गुमेंट, ये एक अनइंटेलिजेंट आर्गुमेंट है। यहाँ पर हुकूमत जरूरत इस चीज की है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए जो हमें नजर आता है कि इमरान खान की होगी, और उस गवर्नमेंट को फिर सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की, ताकि वो मुश्किल फैसले कर सके इंटरनली और एक्सटर्नली। अमेरिका से रिलेशनशिप, हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप, आईएमएफ के साथ चीजें करना, इकोनॉमी की रीस्ट्रक्चरिंग करना, जो 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 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इन सब चीजों के फैसले करना, ये असल असल वे फॉरवर्ड है। वो वे फॉरवर्ड नहीं है जो ड्रामा किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब को बेल आउट करने के लिए, केयर टेकर सेटअप का, और इमरान खान को बाहर रखने के लिए। दिस इज व्हाट द गेम इज। आई होप इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इसे इसे कहते हैं डिस्कस करें इसको एवरीवेयर वेयर एवर यू कैन। थैंक यू सो मच।